ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो चल रहा था उससे रिलेटेड कंटिन्यू करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, डेटाबेस क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मार्क करके याद रखना है। कितने साल में हुआ है, कौन कौन कंट्री इन्वॉल्व है, किसने फंड दिया था, क्या है, कौन से ट्रस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, क्या ईयर है स्टार्टिंग का, क्या ईयर है एंड का। ओके, ये है स्टार्टिंग के गोल्स ऑफ एचजीपी। ठीक है, आउटपुट से रिलेटेड पूछेगा तो रिजल्ट वाले पोर्शन से आपको बात करनी। पहले क्या सोचा था, क्यों बनाया था, तो ये वाले पोर्शन के पॉइंट आए। 2003 में कंप्लीट हुआ था, 13 ईयर प्रोजेक्ट था, 1990 से 2003 तक। नॉलेज अबाउट एनसीईआरटी है बेटा। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स कैन लीड टू द रिवोल्यूशनरी न्यू वे टू डायग्नोज, ट्रीट। डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट आएगा, एंड सम डे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स। आज की डेट में हमें पता है कि जीन और जेनेटिक्स ही एवरीथिंग, वही जीन मेकअप है जो हमारे फिनोटिपिक के लिए या डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो जब हमें उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है तो मैं अब जो भी चीजें उसके ऊपर अफेक्ट कर रही हैं तो हमारे लिए एटलीस्ट इतना इजी है कि हम किस पे हमको डिस्कवरी करनी है वो चीज नोन है। ठीक है, आप एक अननोन प्लेस पे पहुंच जाते हो और आप एक हवेली के अंदर जा रहे हो, हवेली का रास्ता नहीं पता है, तो आप उसमें घूमते रहोगे, डरते रहोगे। लेकिन आप अपने ही घर में लाइट चली गई है और उसको आप एज्यूम करो तो यू नो द वे कि किधर आपका रूम है, किधर आपका किचन है, किधर कैंडल होगी, कहाँ मैच बॉक्स होगी। क्लियर, तो आप जानते हो, दैट इज द एक पाथ वहां पे आपको पता हुआ है। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज, तो इन सब से पॉसिबल है और चल भी रही है जीन थेरेपी वगैरह, और जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सब इसमें इन्वॉल्व है, जिससे बहुत सारे डायग्नोसिस की टेक्निक डेवलप हो चुकी है, ट्रीटमेंट आ चुके हैं। और सम डे इट इज पॉसिबल कि थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स जो अभी तक ट्रीटेड नहीं है या रिपोर्टेड नहीं हो रही है या जिसका क्योर नहीं है, उन सभी चीजों को फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब होने के पहले ही उससे प्रिवेंशन हो जाएगा। ओके, इट इज लाइक दैट। अगर मैं आपको बताऊं कि इट इज सिंपली कि कोई कपल है, वो जाएगा और वो बोलेगा कि ये है हमारा, मतलब आप मेल गैमेट का डीएनए देख लो, ये फीमेल गैमेट का डीएनए देख लो, और उसके बाद जो पॉसिबिलिटीज है वो सारे पॉसिबिलिटीज के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। या जाइगोटिक क्रोमोसोमल टेस्ट जो आजकल होता भी है, उसको आप क्रोमोसोमल टेस्ट करा लो, एंड वहां पे जो जीन प्रोफाइलिंग होगी, सारे जीन की इंफॉर्मेशन फीटस की आ जाती है, तो वी कैन प्रिडिक्ट। हमको पता है कि उसपे कौन सी ड्रग, क्या चीजें, क्या एबनॉर्मेलिटी होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसके नंबर ऑफ, मतलब लाखों उसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन कंप्यूटर के अंदर सेव है। उस पे आप जब उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रन करते हो तो वो प्रिडिक्ट कर देगा कि पर्टिकुलर जीन के पर्टिकुलर डीएनए वाले बंदे को डायबिटीज होगा क्या, इसके ऑन्कोजीन के एक्टिव होने के कितने चांसेस हैं, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होगी, इसको बीपी का बीमारी हो सकता है क्या इन फ्यूचर, ये किसी ड्रग से रेजिस्टेंस है क्या, इसको किसी चीज की एलर्जी है क्या। ये सारे बाइंडिंग कॉम्बिनेशन आज के डेट में पॉसिबल है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल प्रोफाइलिंग। क्लियर, जब भी किसी भी डिजीज का बहुत टाइम तक अगर किसी को पता नहीं चलता है, डॉक्टर को नहीं पता चलता है, तो बड़े बड़े डॉक्टर प्रिफर करते हैं आजकल क्रोमोसोमल प्रोफाइलिंग एनालिसिस। जैसे मैंने एक बार शायद तुम लोग को बताया था, मेरी भाभी का मिसकैरेज हो रहा था, 3 बार मिसकैरेज हुआ था, तो फिर उनका क्रोमोसोमल टेस्ट हुआ था, जिसमें अपने आप में 2-2.5 लाख रुपए लग गए सिर्फ टेस्ट में। तो पाया गया कि जो उनका ब्लड है वो है कोएगुलेटिंग फैक्टर एक्टिव है, उस मतलब कोएगुलेट कर जाता है। तो अब ऑब्वियसली जब फीटस है तो मेंस्ट्रुएशन रुकता है, तो कोएगुलेशन की वजह से वहां पे थ्रोम्बोसिस का इफेक्ट है। क्लियर, उससे उनको मिसकैरेज हो रहे। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये कहीं लाखों में से, करोड़ों में से किसी एक लेडी को होता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपको हेपेरिन के इंजेक्शन, आपको एंटी कोएगुलेंट के क्लेक्सन करके इंजेक्शन आता है, उसको डेली लेना, ताकि आपके ब्लड की थिकनिंग एक मेंटेन रहे, डेंसिटी मेंटेन रहे। तो वो उनको फिर थ्रू जो 4th प्रेगनेंसी हुई उसमें, जब से डायग्नोज हुआ, मतलब कंसीव हुआ, तब से
वो पूरा डिलीवरी तक उस इंजेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं, डेली वो इंजेक्शन लेना, डेली मतलब इतना है वो कि उनको भी लगाना आता है, भैया को भी लगाना आता है, मुझे भी लगाना। तो सब जानते थे कि इंजेक्शन कैसे लगना है, आप डेली डेली तो नहीं जा सकते। फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो 3 महीने वो पूरा 5th मंथ से लेके 8th मंथ तक हॉस्पिटलाइज रही। और जैसे ही बेबी की ग्रोथ एक ऑब्जर्वेशन में मिला कि अभी ओके है, तो ऑपरेट। तो दैट इज ए कंडीशन। अगर वो क्रोमोसोमल प्रोफाइलिंग नहीं होती तो पता ही नहीं चलता कि क्यों उनके मल्टीपल मिसकैरेज हो रहे हैं। एवरीथिंग इज नॉर्मल, जो नॉर्मल टेस्ट है उसमें सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। ओके, तो ये होता है लेवल ऑफ डॉक्टर। हर गायनोकोलॉजिस्ट वो नहीं करती। बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट है जो इस तरीके के केसेस, इस तरीके की चीजें स्टडी की है, उनके दिमाग में आएगी ये बात कि ये भी करके देखते हैं। तो जिसके दिमाग में आएगा वो ये सब टेक्निक को फिर यूज करेगा। क्लियर है? तो दैट इज एन एग्जांपल। इसी का है आपकी असेंबलिंग करा, जो कि अभी हो नहीं रहा है, लेकिन इन फ्यूचर इसके भी चांसेस है। जब यू नो एवरीथिंग, तो डीएनए को आप कट कर रहे हो, डीएनए को आप इंसर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपके दिमाग में आ गया भाई हमारा बच्चा सचिन जैसा क्रिकेटर होना चाहिए, ऋतिक रोशन जैसा हैंडसम होना चाहिए। ठीक है, तो आप अलग अलग कैरेक्टर लेके आ रहे हो कि ये सारे कैरेक्टर आप असेंबल कर दो और ऐसा हमारा बेबी होगा। तो इट माइट बी पॉसिबल कि अगले 50-100 साल में ये भी होने चले। तो दैट इज द फ्यूचर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसको बोलते हैं। ये सब चीजें ऐसे मैं बोल रही हूँ तुम्हें अजीब लग रहा होगा। ह्यूमन के अंदर पिगमेंट बनाया जा रहा है कि क्लोरोफिल पिगमेंट आ जाए ह्यूमन के अंदर तो खाना खाने का टेंशन खत्म। बस मम्मी भूख लगी, बेटा मत जाओ धूप में खड़े हो जाओ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर लो थोड़ी। तो ये सब चीजें अंडर रिसर्च चल रही है, इन पे वर्क चल रहा है और इनके एथिकल लीगल इश्यूज हैं। ओके बच्चा, खैर बायोटेक में और बात करेंगे इन सब पे। Besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organisms' DNA sequences can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation मतलब environmental conservation, दोबारा environment को सेव करना, pollution को रिमूव करना, that is related। अब ये क्या बात कर रहा है बेटा, यहाँ पे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस, अपनी जीनोम तो स्टडी कर ली, कुछ और रिलेटेड ऑर्गेनिज्म की भी जीनोम स्टडी हुई है, जैसे इकोलाई, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, सी एलिगेंस, इन सब की भी जीन स्टडी हुई है, रैट। तो आपको कई सारे डेटाबेस में इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन एक तो यूनिवर्सल जो है डीएनए कोड उसके लिए जरूरी है, और दूसरा क्योंकि ह्यूमन का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है और जब कोड यूनिवर्सल है तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में फंजाई, बैक्टीरिया, इनको यूज करें तो हम अपने डीएनए को, अपने सेगमेंट ऑफ जीन को रेप्लिकेट करा के उनमें इंसर्ट कर दे रहे हैं। तो जो चीज हमारे अंदर बननी चाहिए वो वहां पे कॉलोनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, 20 मिनट में डिवाइड, तो पूरी की पूरी लाखों बैक्टीरिया हमारे लिए वही चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हो जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मतलब हमें कई सारे नेचुरल कैपेबिलिटीज को समझ के हम नेचुरल पॉल्यूशन को हमें खत्म करना है, या जस्ट सपोज कि कोई डिजीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया है या कोई डिजीज कॉज करने वाली फंजाई है, लेकिन नेचुरली उसका एक स्टडी की, ये सब इकोलॉजी की बात हम बता रहे हैं जो तुम्हें 12th के लास्ट यूनिट में पढ़ना है, कंजर्वेशन। तो उसमें आपको नेचुरली देखना है कि भाई इस क्रॉप पे पूरी फंगल डिजीज हो जा रही है, वो खेत के खेत निपट जा रहा है, क्रॉप ग्रो ही नहीं कर पा रही है। लेकिन आपने और स्टडी की, आपको पता चला इस पे एक बैक्टीरिया नेचुरली अटैक करता है। ओके, आपने उस खेत पे क्रॉप लगाने के पहले ही उस बैक्टीरिया के स्पोर स्प्रे कर दिए, तो नेचुरल वहां पे प्रीडेटर आ गया एक तरीके से। अब जो फंजाई डिजीज कर रही थी उसको पहले ही बैक्टीरिया अटैक कर देगा। तो विदाउट यूजिंग द पेस्टिसाइड, विदाउट यूजिंग द केमिकल, हम क्या कर रहे हैं, बायो रिमीडिएशन कर रहे हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेस को यूज करके बायोलॉजिकल सिस्टम को हेल्दी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों पॉसिबल हुआ? उसके पीछे नॉलेज होना चाहिए, उसके पीछे उनके रेप्लिका बनाने के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई अदर रिसोर्सेज, अदर ऑर्गेनिज्म के भी जीनोम स्टडी किए गए ताकि हम इंटरेक्शन को समझ सकें, हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझ सकें। क्लियर? तो इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन इट इज रिलेटेड टू pollution, conservation of environment.
Many non-human model organisms such as bacteria, yeast, ठीक है, Caenorhabditis elegans, C. elegans, a free living non pathogenic nematode, ये क्वेश्चन है बेटा। C. elegans क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आज की डेट में जेनेटिक इंजीनियरिंग। निमेटोडा है, ओके। निमेटोड मतलब, और दूसरा क्या बोलते हैं निमेटोड को, क्या बेटा, निमेटोड को कौन सा फाइलम है, निमेटोडा इज अ फाइलम, लेकिन उसका जो नाम तुम जानते हो वो बताओ, बताया हुआ है मैंने, एनेलिडा, एनेलिडा बोल रही हो ना, तो चलो होमवर्क में लिखो करके आना। ड्रोसोफिला, अभी अभी जेनेटिक्स में हमने देखा है, और क्यों ड्रोसोफिला को लिया था ये वहां पे देखा है कि बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है, लाइफ स्पैन है, जो इसका सेक्स डिटर्मिनेशन है दैट इज हेट्रोगैमेटिक, ओके। तो कुछ प्लस पॉइंट है इसके जो हमें अपने बारे में स्टडी करने के लिए एक छोटे लाइफ स्पैन वाला ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। प्लांट्स, राइस एंड अरेबिडोप्सिस, इन सब की क्या हो चुके हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, मतलब इनके भी प्रोजेक्ट बने थे और इनके जीनोम की स्टडी की जा चुकी है। हैव आल्सो बीन सीक्वेंस, इसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग बेटा। सीक्वेंस क्या सीक्वेंस किया गया है, जीन की इंफॉर्मेशन की, जीन की पूरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, जीनोम, ओके। जीन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जीनोम, द ब्रांच इन विच वी स्टडी द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इज जीनोमिक्स, ये सब बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ब्रांच होती है। प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन की स्टडी प्रोटियोम, the branch in which we study about the proteins is proteomics, क्लियर। ये सब क्वेश्चंस हैं, आते हैं, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ओमिक्स, ओमिक मतलब सारे ओम, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन की सिर्फ स्टडी होगी वो होता है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। तो इस तरीके से कई सारे ओम्स हैं जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे बेस्ड है, जब इनको आप कंबाइन स्टडी करते हो तब जाके कहीं कोई ड्रग डिजाइनिंग की प्रोसेस पॉसिबल हो पाए, ओके। सी एलिगेंस, याद रखना है इसको, एल्जाइमर, हंटिंगटन, पार्किंसन डिजीज के क्योर के लिए इसको यूज किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो सी एलिगेंस नेमाटोडा है उसके नर्वस सेल में 959 सेल्स हैं, ये सीक्वेंस इंफॉर्मेशन पाई गई, इसमें से 131 सेल्स ऐसे हैं जो कि एपोप्टोसिस कर रही हैं, प्रोग्राम फॉर एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ। अब मैं एकदम शॉर्ट में तुम्हें इसको रिलेट करा रही हूँ, अगर ये सेल डेथ होने की कंडीशन इनके पास है, मतलब इनके जीन एक्टिव है कि ये सेल को डेड कर, ठीक है। अब एल्जाइमर वगैरह, हंटिंगटन, एल्जाइमर, ये सब डिजीज कैसे वर्क करते हैं, सिंपल बता रही हूँ कि कुछ सेल्स, न्यूरॉन्स काम करने बंद कर दिए, तो वो जिस जोन के काम करेंगे उस जोन का कोऑर्डिनेशन खत्म होता जाता है, तो कहीं पे मेमोरी लॉस है, कहीं पे कभी मेमोरी आ रही है कभी जा रही है, कहीं पे बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम वाला, याद रखो। तो ये माना जाता है कि ये जो है एपोप्टोसिस करने वाला है, इनकी ही जीन को कुछ यहाँ पे लिया जाए तो ये एपोप्टोसिस करके हेल्दी रह रहा है सी एलिगेंस, तो ऐसा कुछ अगर मैनिपुलेट करके ह्यूमन जीन में कर दिया जाए तो सी एलिगेंस के प्रॉपर्टी से सेल डेथ हो जाएगी, फिर भी वहां पे कोऑर्डिनेशन को शायद मेंटेन कर लिया जाए, क्योंकि ये तो उसके बाद भी नॉर्मल है, नॉर्मल जी रहा है, ओके। पैरासाइट नहीं है, ये याद रखना, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, ऑलरेडी डिजीज कॉज करता है तो इस पे वर्क नहीं होता है, तो यू कैन से बैक्टीरियोफाज, ठीक है, ड्रोसोफिला, फ्लावरिंग प्लांट हो गया, सी एलिगेंस, ह्यूमन, ई कोलाई एंड सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस, तो कुछ ऐसे हैं जिनका हम रिलेशन देख रहे हैं, जिनको यूज करके हम कुछ पैटर्न, कुछ मेडिसिनल, कुछ ह्यूमन वेलफेयर में यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इन सब की भी ह्यूमन के साथ साथ क्या की गई, जीनोमिक स्टडी की गई, और इनके भी पूरे कंप्लीट जीनोम स्टडी अवेलेबल डेटाबेस में फिट कर दिए गए। हाँ बच्चों, हंटिंगटन्स प्रोजेरिया मूवी देखिए, अमिताभ बच्चन, छोटे बच्चा बीमारी,
ठीक है, दैट डिजीज इज हंटिंगटन प्रोजेरिया, इसी पे मेरा पीएचडी है बेटा, पिटेगी, पहले भी बताया है क्लास में। ठीक है, एचजीपीएस डिजीज है ब्रेन की, जो ब्रेन की वजह से एक छोटा सा 12 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े की तरह दिखता है और उसका सारा कोऑर्डिनेशन सब कुछ डिस्टर्ब है, और ये कई सारी डिजीज साथ में होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ सिंड्रोम। ठीक है, हचिंसन प्रोजेरिया गिलफोर्ड सिंड्रोम बोलते हैं इसको, HGPS। तो इस सिंड्रोम में मेन जो इफेक्ट है पूरी बॉडी इफेक्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीवियर होता है वो है हार्ट, ब्रेन। क्लियर, तो उसमें उनको पा में अमिताभ बच्चन को बेटा दिखाया है, अभिषेक बच्चन को फादर दिखाया है, मतलब उसमें वो रोल कर रहा है। तो अमिताभ बच्चन प्रोजेरिया से डिजीज्ड है, दिमाग से तेज दिखाया है, हार्ट को वीक दिखाया है, वैसा होता नहीं। क्लियर, वो मूवी। तो अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के टर्म्स वगैरह हो गए, डिटेल हो गए। सिंपल यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखना कि एस्टिमेटेड जीन्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30,000 माने गए थे, जब डिजाइन हुआ था तब 1 लाख था, लेकिन 30,000 और आपका जो दिया हुआ है 20 to 22,000 एनसीईआरटी में, दैट इज रिपोर्टेड। तो कई अभी अननोन जीन है, मतलब जीन है लेकिन फंक्शन नोन नहीं है, मतलब उनका कोडिंग नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जिसके प्रोडक्ट अभी भी नहीं पता है, तो सब कुछ रिवील नहीं हुआ है, सीक्वेंस पता चल गया, सीक्वेंस पता है। लेबोरेटरी माउस, अब इस तरीके से कुछ दिया हुआ है कि इनके पास कितने कितने जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, एचआईवी वायरस के पास 9 जीन। अब हम जो बात कर रहे हैं तुमने मेथोडोलॉजी से पहले हम थोड़ा सा चलते हैं कि जीनोम होता क्या है, जीन के अंदर क्या क्या है। तो हमने ब्रॉडली आपको बताया देयर इज कोडिंग सीक्वेंस, देयर इज नॉन कोडिंग। आप कंप्लीट डीएनए में जाओगे तो देयर इज 99% नॉन कोडिंग पार्ट, मतलब जंक है। म्यूटेशन पढ़ाते वक्त मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई है कि जितना हमारे पास जंक रहेगा उतनी हमारी इंफॉर्मेटिव पार्ट सेफ रहेगी। तो जब भी म्यूटेशन होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1:100 है। 99 जगह 99 बार म्यूटेशन कहाँ होगा जिसमें हमें काम का नहीं है, तो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सब कई सारी इसकी प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो जीनोम डिवाइडेड इनटू कोडिंग रीजन एंड नॉन कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन ऑब्वियसली जीन्स वेयर करेंगे, एक्सॉन्स होंगे, ठीक है, सिस्ट्रॉन होगा, रेकॉन होगा, म्यूटॉन होगा। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, रिपेयर मैकेनिज्म एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड म्यूटेशन, जो बहुत सेंसिटिव हो म्यूटेशन के लिए, म्यूटेशन कहीं पे भी हो सकता है वैसे। क्लियर, तो प्रोटीन्स और आरएनए को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आरएनए क्यों लिखा है, क्योंकि टीआरएनए एंड आरआरएनए आर नॉट कोडेड फॉर द प्रोटीन, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पर है, लेकिन इनके पास प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन कोड नहीं है। वो कोड कहाँ है, एमआरएनए के पास। तो आपको आरएनए याद रखना है बेटा हमेशा। ओके, फिर आता है नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग में आपको इंट्रॉन्स पता है, और इसी में है रिपीटेटिव डीएनए। जो आप और मैं अलग अलग दिख रहे हैं, इसमें एक तो एक्सप्रेशन है, और जो फिंगरप्रिंट से हम अलग अलग है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन रिपीटेटिव डीएनए। आपका ऐसा कौन सा फ्रेगमेंट है जो आप में रिपीट हो रहा है, वो आपको डिफरेंट कर रहा है। ठीक है, वो आपके डीएनए सीक्वेंस में अलग आएगा। जो मुझे डिफरेंट कर रहा है वो मुझे डिफरेंट कर रहा है, वो मेरा रिपीटेटिव सेगमेंट है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसको साइन, लाइन और एलटीआर, एसएनपी इन सब पे बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ। तो रिपीटेटिव डीएनए में सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, क्या रिपीट हो रहा है, टैंडम रिपीट। ठीक है, फिर आ जाता है इंटरस्पर्स्ड, तो इन सब पे हम लोग तभी बात करें। ट्रांसपोजॉन जैसे जंपिंग जीन में आ चुका है, तो तब बात करेंगे। अभी हम सब जीनोम को समझ रहे हैं। तो देयर इज इंट्रॉन, देयर इज एक्सॉन्स। एक्सॉन्स मेनली कोडिंग रीजन को वेयर करते हैं, एंड नॉन कोडिंग रीजन का जो हम टर्म यूज करते हैं जनरल, दैट इज इंट्रॉन्स। बट इंट्रॉन्स के अलावा भी कुछ स्पेसिफिक रिपीटेटिव फ्रेगमेंट होते हैं जिसपे हम लोग आरएफएलपी वगैरह टेक्निक को यूज करते हैं, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आएगा। तो बस आप जीनोम अभी समझ लो। The genome is complete sequence can be classified into different groups based on the overall sequence composition and structure, and it is 99.9% similar in all the humans. कल ही बता दिया था। तो सिर्फ 0.1 पे
सारे डिफरेंसेस हैं। इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक स्टैंडर्ड, आप किसी की भी क्रोमोसोमल प्रोफाइलिंग करनी है तो आप उस पर कर सकते हो, क्योंकि 0.1 का ही वेरिएशन, तो मैक्सिमम चीजों की आपको प्रोफाइलिंग होके वो एक प्रोबेबिलिटी रिजल्ट दे देता है। चलो वापस आ जाओ एनसीईआरटी में। अब ये हम क्यों गए, क्योंकि आपको फिर से मेथोडोलॉजिस्ट पे जाना है कि क्या मेथड्स यूज किए गए थे जिससे ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई हो। तो मेथड मतलब विच मेथड अप्लाइड ऑन डीएनए, ठीक है, बाकी सारे कंप्यूटराइज्ड मेथड नहीं पढ़ते। डीएनए को कैसे लिया गया, डीएनए ऐसा नहीं है कि कोई रिबन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है उस पर लिखा रहेगा हाय आई एम ए, हाय आई एम जी, वैसा बोलेगा। तो वो सीक्वेंस को आप कैसे एनालाइज किए होंगे, साइंटिस्ट कैसे एनालाइज किए हैं, वो सब चीजें यहाँ पे आपको देखना है। तो मेजर, बहुत जनरल बातें यहाँ लिखी हुई हैं। द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस, जो सबसे बेसिक्स हैं। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन, हाईलाइट करो, दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। इसका मतलब जीनोम में किस पोर्शन की बात कर दी गई, देखो फिर से जीनोम और बताओ मुझे कि यहाँ पे किस पोर्शन की बात की जा रही है। पहली लाइन में कोडिंग की, वेरी गुड, ठीक है। तो पहला मेथड ये है कि एक अप्रोच ऐसी यूज करो जिससे कि आप सारे कोडिंग सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लो, निकाल लो जीनोम के अंदर से। कैसे पॉसिबल है, एक दिन हिंट दिया था, जब स्प्लाइसिंग हो गई, एमआरएनए मैच्योर बन गया, एचएनआरएनए से एमआरएनए बन गया, तो उसमें इंट्रॉन्स होंगे ही नहीं, उसमें रिपीटेटिव सेगमेंट होंगे ही नहीं, वो सब रिमूव हो चुके हैं। एमआरएनए पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दो, टेमिनिस, टेमिन ने, बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दिया तो डीएनए बन जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ 1% डीएनए मिला जो कोड कर सकता है। तो एक मेथड यह है कि आप ह्यूमन जीनोम से सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पार्ट निकाल लो जिससे प्रोटीन या आरएनए की सिंथेसिस हो रही। इज इट क्लियर, ठीक है। और प्रोटीन की सिंथेसिस और आरएनए की सिंथेसिस मतलब सिर्फ एमआरएनए निकलेगा। So one approach focused on identifying all the genes that are expressed as RNA. It referred as express sequence tags. इसको बोलते हैं EST। देखो ध्यान से समझो सारे टर्म को। सीक्वेंस है मतलब ATGC का सीक्वेंस आएगा। एक्सप्रेशन कर रहा है मतलब इसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो प्रोटीन को एक्सप्रेस कराएगी। और डीएनए एक्सप्रेस होता है आरएनए के फॉर्म। फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए इज प्रोटीन, बट डीएनए किस फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, आरएनए के फॉर्म। तो EST, the tags are present on DNA. Is it clear? Okay. The other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome. Blind approach. अब इसमें आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमें कोई मतलब नहीं है कि सीक्वेंस कोडिंग है या नॉन कोडिंग है, बस हमें ये देखना है कि ओवरलैप ना कर जाए। मतलब जस्ट सपोज हम सीक्वेंस देख रहे थे A तो इस तरीके के बहुत सारे डीएनए उस पर्टिकुलर ह्यूमन या ग्रुप ऑफ ह्यूमन से निकाले गए हैं और उसके क्रोमोसोम 1 को कट कर रहे हैं। समझो जरा, हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आए। तो क्रोमोसोम को 1 को कट करना है तो कई सारे क्रोमोसोम 1 को कट कर दिया। ओके, अब हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ब्लाइंडली, तो उनके फ्रेगमेंट, दूसरा एक फ्रेगमेंट मिलेगा, हो सकता है उसमें ब्लाइंड कट लगा हो तो उसके पास हो TTA। अब ये तो मैं तुम्हें 3 लिख रही, ये कैसे देखेंगे, 100 हजार हजार, ठीक है। अब हमें पता है डीएनए इज लीनियर, लीनियर है, तो जब तुम्हें TTA और इसके आगे हम लिख देते हैं GGCTT, ऐसे चला जाता है सी। ओके, तो TTA GGCTTC और इसके आगे कुछ सीक्वेंस है। हमें ऐसे 2 फ्रेगमेंट मिले। अब हमें पता है डीएनए ओवरलैप नहीं है, तो यहां से यहां तक का एक का सीक्वेंस कट कर दो, इसके आगे का सीक्वेंस इस फ्रेगमेंट से मिल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? डीएनए इज लीनियर, ये सब स्टडी हो सकती थी, ये 1990 के बाद की कहानी चल रही है। तो इसके आगे जस्ट सपोज की लिखा है CCGGCT, तो अब हम इस पूरे सीक्वेंस को बड़ा करना चाहें तो हम लिखते हैं AAC, यहाँ तक लिख दिया C, और फिर आ रहा है CCGGCT, क्योंकि ये ओवरलैप हुआ
तो एक इंफॉर्मेशन हमें एक स्ट्रैंड से मिली, दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दूसरे स्ट्रैंड से मिली, जितना पोर्शन ओवरलैप था उसको कट कर दिया तो आगे का सीक्वेंस मिल गया। इसी तरीके से बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट मिले और ओवरलैपिंग पोर्शन को हटाते गए तो उसके पहले क्या आएगा ये हमें पता चलता गया और हम चेन ऑफ डीएनए बनाते गए। ये बात समझ में आई? दिस इज कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ जीनोम। ओके, क्लियर है? Genome that contained all the coding and non-coding sequence and later assigning different region in the sequence with functions. जिसके फंक्शन पता चले उनको सीक्वेंस को जीन हम बोलते गए और इसको बोलते हैं एनोटेशन। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक वर्ड होता है एनोटेशन। ठीक है, जैसे जहां पे मेरा काम पीएचडी में खत्म हुआ है, अगर इसके आगे मैं डिजाइन कर दूंगी तो मैं उस जो टारगेट को मैंने डिस्कवर किया है उसको मैं एनोटेट करने का राइट रखती। तो उसमें इन फ्यूचर कोई भी वर्क करेगा तो उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा कि मैंने इसको एनोटेट किया था, तब ये आइडेंटिफाई हुआ है और इसके ऊपर ड्रग डिजाइन हुई है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी लैब लगती है इसके लिए। तो मेरा काम यहाँ तक है कि एनोटेशन करने के लिए हम टारगेट ढूंढ चुके हैं, लेकिन हम अगर उसको पोस्ट डॉक में आगे कंटिन्यू करते हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि हम उसको एनोटेट कर दें, उस टारगेट को हम जस्टिफाई कर दें कि हाँ ये जो कंप्यूटेशनली करेक्ट आया था वो केमिकल बायोकेमिकल लैबोरेटरी में हम उस रिएक्शन को करके देखें और तो भी वो करेक्ट मिल रहा है, तो दैट इज द एनोटेशन। वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड एक टैग हो जाए। क्लियर है बच्चा? तो एचजीपीएस का एक तरीके से ट्रीटमेंट के लिए वो पाथ मिले, बट बाद में बात है, इसको पुरानी बात। टर्म रिफर टू एज सीक्वेंस एनोटेशन। तो एनोटेशन को समझो कि किसी के बारे में आप जैसे कोई भी चीज आप बुक छोटे क्लास से आप देख रहे हो स्टिकर लगाते हो, तो स्टिकर पे आप इंफॉर्मेशन लिखते हो, अपना नाम, क्लास का नाम, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट का, किसकी वो नोटबुक है, तो दैट इज एनोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। इज इट क्लियर? तो वो आपकी बुक है, आपका राइट है। ऐसे ही बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किसी डिस्कवरी किसी इंफॉर्मेशन को आप खोजते हो तो आप उसको एनोटेट कर देते हो तो वो आपका हो जाता है। इट इज लाइक अ पेटेंट। ठीक है? For sequencing, the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragment. ये मेथड हो गया। इसके लिए क्या किया वो लिखा है अगले पैराग्राफ में। Of relatively smaller sizes, recall DNA is a very long polymer and there are technical एक सेल के अंदर 2 मीटर का डीएनए, एक जो सेल आपकी नैनोमीटर की है उसके अंदर 2 मीटर का डीएनए, ये मैंने कई बार तुम लोग को बताया। तो वो कंडेंस फॉर्म में है। ठीक है, तो वो 2 मीटर के फ्रेगमेंट तो एक सेल के अंदर, ऐसा ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है तो उसकी सीक्वेंसिंग और 46 क्रोमोसोम है, अगर 24 भी आप स्टडी करते हो तो आपके पास एक अच्छा खासा डीएनए स्ट्रैंड हो जाए। ठीक है, तो रैंडम उसको स्मॉलर साइजेस में ब्रेक कर लिया गया। इसके लिए आएगा जेनेटिक सीजर, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पढ़ाया हुआ है पहले भी। टेक्निकल लिमिटेशन इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ डीएनए। टेक्निकली हम लॉन्ग डीएनए को सीक्वेंसर में यूज नहीं कर सकते, सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, इसलिए जो अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया ओवरलैपिंग और छोटे छोटे फ्रेगमेंट को देखें, स्टडी करें और आगे का फ्रेगमेंट कॉमन फैक्टर को हटाते हुए, कॉमन नाइट्रोजनस बेस को हटाते हुए ऐड करते हैं। क्लियर? एंड क्लोन इन सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। अब ये फिर से जेनेटिक इंजीनियरिंग के टर्म आ रहे हैं। वेक्टर मतलब व्हीकल। जैसे सेल चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने प्लाज्मिड के बारे में बताया था, तब भी मैंने बताया था कि वेक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करा रहे हैं, व्हीकल की तरह यूज होंगे और डीएनए को ट्रांसफर करा रहे हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट। ठीक है बच्चा? तो सिंपली आपको समझना है प्लाज्मिड क्या था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब उसका खुद का जीनोम नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इनसाइड द बैक्टीरिया। उसके पास होगा ओरी ऑफ रैप, मतलब प्लाज्मिड खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। उसके पास होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट सीक्वेंस, वो हमें पता है, हमें पता है कि हमारी कैंची को कहाँ कट करना है। डीएनए के बारे में हमें पता है इसको कहाँ कट करना है, किसके पास इंसुलिन का फिर से एग्जांपल लेते हैं क्योंकि बायोटिक में आपको वो पढ़ना है। इंसुलिन हमें फॉर्म कराना है बैक्टीरिया के अंदर, उसकी जीन है मेरे अंदर, तो हमारे अंदर से उस जीन को रेप्लिकेट करा, उस जीन को कट कराया और बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है वेक्टर। ओके, तो वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इट शुड बी रेप्लिकेट, उसके पास ओरी ऑफ रैप होना चाहिए,
और उसके पास इंसर्शन साइट होनी चाहिए, उसके पास लाइगेशन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, सब कुछ सेट। अब वो रेप्लिकेट करेगा, तो जब जब उसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा तब तक हमारा इंसर्टेड पोर्शन भी रेप्लिकेट कर जाएगा, और जब जब रेप्लिकेट किया तो ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्राइब किया तो ट्रांसलेट करेगा, इंसुलिन फॉर्मेशन स्टार्ट। और जब जब बाइनरी फ्यूजन, नंबर ऑफ इकोलाई बढ़ते जाएंगे, प्लाज्मिड प्लाज्मिड बढ़ते गए, फॉर्मेशन ऑफ इकोलाई उस मीडियम में बढ़ गया, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन उस मीडियम में बढ़ गया, इंसुलिन को कर लो आइसोलेट, बना लो इसको इंजेक्शन कैप्सूल और बेचो, ठीक है, वो मेडिसिन होगा। तो यूज किया हमने ह्यूमन इंफॉर्मेशन किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास वेक्टर स्टडी है, हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हमारे पास पीसीआर है, ये सारे टेक्निक्स ऑलरेडी नोन थी इस टाइम। तो यही किया जा रहा था, छोटे छोटे फ्रेगमेंट को डाला, इंसर्ट किया और ऑब्जर्व किया जा रहा है। अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया इंसुलिन कोड हो रहा है, तो दैट इज द नोन कोड फॉर इंसुलिन। ब्लाइंड कैसे होता है, ब्लाइंड रिसर्च क्या होता है, ये कोड है, ये अगर सिस्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन को फॉर्म करा देगा। तो जब हमने इंसर्ट किया है तो हम ऑलरेडी जान रहे थे उसमें क्या क्या प्रोटीन बना हुआ है, कोई नया प्रोटीन आया क्या, तो नया प्रोटीन नया एंजाइम आया, इसका मतलब उसी कोड से कोड हुआ होगा। तो सीक्वेंसिंग पता, उससे प्रोटीन सीक्वेंसर से प्रोटीन की सीक्वेंस निकाल लिया गया कि कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड आ गई, तो दैट इज प्रोटीन सीक्वेंसिंग। तो हमें पता चल गया कि इस पर्टिकुलर अननोन जीन से ये प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करके फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए से निकाल लिया गया कि कई सारे प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियल कॉलोनी में फॉर्म हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को इंसर्ट किया गया। क्लियर है। फिर से बात वही है कि जो नॉन सीक्वेंसिंग थे, जो नॉन कोडिंग है, सॉरी नॉन कोडिंग है, वो पार्ट से तो कुछ भी नहीं कोड होगा, तो वो आपको ओवरलैपिंग वाले फिनोमिना से, ब्लाइंड सीक्वेंसिंग से इंट्रॉन्स को ऐड करना पड़ जाएगा, और फिर से एक्सॉन का कुछ ओवरलैप कर जाएगा इंट्रॉन के साइड्स, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पहले इंट्रॉन है, कितना लंबा इंट्रॉन है, वो लेंथ ऑफ सेगमेंट से आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो खैर ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल आप इतना ही याद रखो, अभी बायोटेक पढ़ना है बेटा, इसलिए समझना तो पड़ेगा ही। तो अभी बस इतना याद रखो कि हाँ, यहाँ पे जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बना लिया गया, उस डीएनए को इंसर्ट किया गया और देखा जा रहा है कि क्या उससे कोई प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो डीएनए को एनोटेट कर दिया जाएगा कि इस पोर्शन से ये वाला प्रोटीन बनता है, पता चल गई, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। तो इसी तरीके से 30,000 जीन्स रिपोर्टेड हुए, लेकिन सबके फंक्शन अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, 22,000 तक के रिपोर्टेड है। The cloning resulted into amplification of each piece of DNA. Cloning technique आपको बायोटेक में पढ़ना है बेटा। डीएनए फ्रेगमेंट, एक डीएनए आप ऐसे उठाए, इंसर्ट किए, और उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो फंक्शन ही करेगा, तो आपको क्या करना होता है, इसको एम्पलीफाई करना होता है पीसीआर से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो अभी पीसीआर टेस्ट हो रहे थे, वो भी इसी पे फंडामेंटल है। आपके छोटे से सैंपल से जो मिला उनको वायरस का अगर डीएनए या प्रोटीन मिल रहा है, तो उसको वो एम्पलीफाई कर देंगे कि वो बहुत सारे उसमें बन जाएंगे, तो आपको उसके प्रेजेंस की श्योरिटी आ जाएगी। इसलिए एक था एंटीजन टेस्ट, एक था पीसीआर टेस्ट। तो एंटीजन टेस्ट में आया या नहीं आया, लेकिन पीसीआर में वो पकड़ा जाता था। तो पीसीआर ऊपर था, एंटीजन टेस्ट नॉर्मल टेस्ट में आ रहा था। याद आ रहा है कुछ, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो वो भी इसी पे बेस्ड है। The cloning resulted into amplification of each piece of DNA fragment. पहले डीएनए को फ्रेगमेंट किया गया, उसको एम्पलीफाई किया गया, so that it subsequently could be sequenced with ease. Easily उसको सीक्वेंस किया जाए, एक फ्रेगमेंट अगर खत्म हो जाए तो प्रोसेस रुक ना जाए। कोई बता रही बेटा, अगर एम्पलीफाई किया, जैसे हमने जो सपोज कट किया है डीएनए, ये है सेगमेंट ए, ये है सेगमेंट बी, ये है सेगमेंट सी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ए को हमें आगे देखना है कि इससे क्या कोड हो रहा है। अगर हम ए से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो ए हो सकता है डिजेनरेट हो जाए, मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, टेम्परेचर का इफेक्ट हो जाए, डीएनए कोएगुलेट कर जाए, डीएनए ब्रेक डाउन कर जाए, हमारा एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा। तो पहले हमें क्या करना होता है, इसको एम्पलीफाई करना है, ठीक है। जैसे ईयर पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि जो बोन्स है,
स्टेप्स इंकस मैलियस स्टेप्स इंकस, ये क्या कर रही हैं आपस में एम्पलीफाई कर रही हैं, जो वाउ साउंड अंदर जा रहा है उसको एम्पलीफाई कर रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही है, तब इनर ड्रम पे जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पे क्या है, एम्पलीफाई करना है हमें, एक की मल्टीपल कॉपी बना ली, कई सारे ए है हमारे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए, जस्ट सपोज यहाँ पे हमने 100 कॉपी बना ली ए की, तो अब ये 100 कॉपी हमारे पास सेव है, इसमें से आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, आपका ए नहीं खत्म हो। तो दैट इज द एम्पलीफिकेशन। तो दैट्स वाई फर्स्ट क्लोनिंग के लिए आपको एम्पलीफिकेशन ऑफ फ्रेगमेंट चाहिए, कि आप फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपी बना, फिर आप उस पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर लो। दो फ्रेगमेंट पे आपने एक्सपेरिमेंट 1 डिजाइन कर लिया, दो पे एक्सपेरिमेंट 2 डिजाइन किया, दिस इज टोटली एक्सपेरिमेंट। तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करोगे लेकिन आपका ए डैमेज नहीं होगा, क्लियर। तो दैट इज एम्पलीफिकेशन। The commonly used host were bacteria and yeast just because of lifespan and universal of genetic code property. And the vectors were called as bacterial artificial chromosome या yeast artificial chromosome। ये सब हम आपको बायोटिक में पढ़ाएंगे कि वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, बैक पैक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की क्या प्रॉपर्टी है। अब क्या हुआ देखो, जब तक आप बैक वाला, या अभी जो मैंने आपको ई कोलाई का एग्जांपल दिया, दैट इज द नेचुरल वेक्टर। अब ह्यूमन है तो उसको पता चल रहा है कि भाई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल से तो ये चीज हो पा रही है, लेकिन इसकी एक कैपेसिटी है। जैसे आप सपोज करो कि कोई गन है, ठीक है, बस एज्यूम करो, पता नहीं क्यों गन का एग्जांपल आया। गन है, उस गन में लोडिंग की कैपेसिटी है, ठीक है, कहीं पे 6 बुलेट आ सकती है, कहीं पे चेन ऑफ बुलेट आ रही है, तो दैट इज द लोडिंग कैपेसिटी। अब ह्यूमन है, ह्यूमन तो लालची हमेशा से रहा है, उसको लग रहा है कि उसका बड़ा डीएनए वाला सेगमेंट तो कोड ही नहीं हो रहा है, ये वाला प्रोटीन किसी भी ना बैक्टीरिया के अंदर कोड हुआ ना फंजाई के अंदर कोड किया। तो उसने क्या किया कि आर्टिफिशियल वेक्टर भी बना डाला, जिसके पास कैपेसिटी है कि वो लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर ले और इतना रेप्लिकेशन का लोड वो ले ले, और फिर उस वेक्टर को ट्रांसफर कर दिया। अब वो तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्लियर। और उसके फंक्शन के लिए जो भी, जैसे गाड़ी चलने के लिए जो भी पेट्रोल वगैरह चाहिए उसकी सप्लाई दे दिया। तो वेक्टर इज व्हीकल, वेक्टर को फंक्शन करने के लिए जो भी चाहिए वो उसने लेबोरेटरी में सप्लाई दे दिया। और जो उसकी प्रॉब्लम थी कि लार्जर सेगमेंट ऑफ डीएनए को कोई नहीं ले रहा था नेचुरली, वो सॉल्व हो गया। तो ये सब आ जाता है बैक्टीरियल वेक्टर डिजाइनिंग में, बैक्टीरियल नहीं वेक्टर डिजाइनिंग में। और जिसमें यैक वेक्टर वगैरह, बैक वेक्टर, ये सब क्या है, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कराना। पढ़ना है ये बायोटेक वाले 12th चैप्टर में आपको आए, ठीक है बेटा। तो सीक्वेंसिंग इज अ टेक्निक इन विच वी फाइंड आउट द व्हाट इज द सीक्वेंस। अब ये आपको यहाँ पे क्यों कलर शो कर रहा है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। या तो आप फ्लोरेसेंस डाई यूज कर लो, या आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज कर लो। तो आप किस टेक्निक से सीक्वेंसिंग कर रहे हो, यू हैव टू नो कि व्हाट इज द टेक्निक, और एडेनिन क्या शो करेगा, गुआनिन कैसा रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन को आप देख सकते हो, यहाँ पे हवा है, लेकिन हवा जब पर्दा हिलता है तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है, हमारे बाल उड़ रहे हैं तो वो दिख रहा है कि हवा है यहाँ से, क्लियर। लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते और ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसी तरीके से हम एटीजीसी को पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जब जब वो रिएक्शन देगा, चाहे फ्लोरेसेंट रिएक्शन दिया, चाहे रेडियो एक्टिव रिएक्शन दिया, या केमिकल रिएक्शन दिया है, फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड रिएक्शन दिया है, तो उस रिएक्शन के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि व्हाट इज द सीक्वेंस। तो फाइनल आ जाता है सीक्वेंस, एंड दिस इज द सीक्वेंसिंग टेक्निक। इज इट क्लियर। तो सीक्वेंस रीडिंग हो गया और सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी टूल एंड टेक्निक में मैंने पढ़ाया है कि डीएनए फ्रेगमेंट उसको रन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डीएनए पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, क्यों, तुम लोग तो पिटोगे मुझसे अगर जवाब नहीं दे। डीएनए नेगेटिव चार्ज है इतना ठीक है, चलो क्यों, डीएनए के पास बहुत नेगेटिविटी है, दूर रहना। क्यों बाबा, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट आयन, बैकबोन में क्या है, सब निगेटिव है वहां, बैकबोन ही निगेटिव है, और एसिड
एसिडिक क्यों है? क्योंकि वहां पे एसिड है, डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड, तो एसिडिक एंड निगेटिव। तो निगेटिव है तो जब भी वो रन करेगा तो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड रन करता है बेटा। इसलिए एक टेक्निक आ जाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ये भी बायोटेक में पढ़ना है डिटेल में, बट यहाँ पे टेक्निक को यूज करके हम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सिंपली आपने कुछ फ्रेगमेंट लिए डीएनए के, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रन कर दिया, तो फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू सेगमेंट अकॉर्डिंग टू चार्ज सेपरेट हो गए, छोटा सबसे आगे रहता है, बड़ा सबसे पीछे रहता है। ठीक है, ये सब हम लोग बात करेंगे बायोटेक। तो कुछ भी करो, डीएनए के जो रैंडम ब्लाइंड फ्रेगमेंट हुए थे उनको रीड करना था, और इसके बीच में है टेक्निक जिसको यूज करके फाइनली हम सीक्वेंस पाले, और सीक्वेंस को ऐड करते गए तो धीरे धीरे पूरा डीएनए का सीक्वेंस रीड होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो कंप्लीट जीनोम की स्टडी हो गई, और इसके लिए एक ह्यूमन एक जीनोम नहीं लगा था। अब तो बोलोगे मैम जाइगोट की स्टडी कर लेते हो जाता। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए हर जगह के, हर कई देशों के ह्यूमन के सैंपल, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में सैंपल, डिजीज के सैंपल, नॉर्मल सैंपल, बहुत सारे सैंपल, अरबों रुपए लगे तब जाके हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया। ओके, और ये कंप्यूटर में सेव है बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में, दैट इज 01। ये भी क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस फॉर्म में सेव है? कंप्यूटर के अंदर है, तो एटीजीसी के फॉर्म में नहीं है। एटीजीसी लिखोगे गलत हो जाएगा। 0101 बाइनरी लैंग्वेज में सेव है। सीडीएनए लाइब्रेरी बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए सीक्वेंस है, पॉली ए टेल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, सीडीएनए का फॉर्मेशन कर लिया, लाइब्रेरी बना ली, उसको क्लोन कर लिया गया, अटैच कर लिया गया, सारा क्लोनिंग वेक्टर में चला जाएगा, तो उसकी कॉपी बनाओ, एम्पलीफाई करो, क्लोन कराओ एंड सीक्वेंस कर लो, तो आपको क्या मिलेंगे? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, सारे ईएसटी मिल जाएंगे। जिस डीएनए से आरएनए बना था वही डीएनए आप दोबारा पा दो। Is it clear? That is the cloning technique for the formation of cDNA library. ये आपको PYQ में मिलेगा। The fragments, जो फ्रेगमेंट हुए थे उसी टेक्निक में आओ, पर यू सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। तो फ्रेगमेंट जो किए गए उनकी सीक्वेंसिंग करनी जरूरी है, अदरवाइज फ्रेगमेंट हमारे किसी काम के नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं पता चलेगी। यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, दिस इज इंस्ट्रूमेंट जो सीक्वेंसिंग करना है, जिसके पास टेक्निक है। अब ये टेक्निक फिर से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, उस पर नहीं जाना है आपको, बस इतना समझना है कि उसके पास डीएनए के पेयरिंग देख के या डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के रिएक्शन करा के सीक्वेंस ऑफ डीएनए को फॉर्म एक तरीके से रिवील करने की पावर है। That worked on the principle of a method developed by Frederick Sanger. सैंगर जो है वो फर्स्ट टाइम प्रोटीन सीक्वेंसिंग किए थे बेटा, इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। Remember, Sanger is also credited for the developing method for determination of amino acid sequences in protein. पहली बार डीएनए के ऊपर, तो ये बात बहुत पुरानी हो रही है कि ये सीक्वेंस है, जेनेटिक कोड आ गए, ठीक है, लेकिन प्रोटीन के जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यही होगा अमाइनो एसिड, लेकिन एक्चुअली प्रोटीन को रीड करना, दैट इज सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग किसने की थी? सैंगर ने, फ्रेडरिक सैंगर। सैंगर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं उसको। These sequences were then arranged based on some overlapping region, बेटा अंडरलाइन कर लो। और ओवरलैपिंग होता नहीं है, तो जो आपको एक्सपेरिमेंट में ओवरलैप मिल रहा है उसको आप डिलीट करोगे। जितना ओवरलैप किया उसको या तो आप पहले सीक्वेंस से डिलीट कर दो या सेकंड वाले से कर दो, तो उसके आगे का आपको मिल जाए। This required generation of overlapping fragments for sequencing. Alignment of these sequences was humanly not possible. इसलिए तो लेके बैठे वो लोग, सुपर कंप्यूटर चल रहा है वहां पे। तो एक इमेज जनरल से दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, एक ह्यूमन के अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल, एनिमल सेल दिख रहा है आपको, एनिमल सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर से लेना है आपको क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की आपने क्या कर लिया, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन, ठीक है, उसकी कर लिया आपने रेप्लिकेशन वगैरह करा के उसके ले लिए सीक्वेंस, सीक्वेंस को सेव कर दिया है बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर। दिस इज द कंप्लीट एक कार्टून डायग्राम है, ठीक है, बच्चा डायग्राम है।
तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहाँ आ गया? ह्यूमन की सारी जीनोम इंफॉर्मेशन आ गई है कंप्यूटर के अंदर. Therefore, specialized computer-based programs were developed. These sequences were subsequently annotated. Annotation word पूछा गया है PYQ से. Annotation is just addition, identify and add the information about that particular portion. Annotation किसी DNA का भी हो सकता है, प्रोटीन का हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, किसी बैक्टीरिया का हो सकता है, किसी को भी आपने इंफॉर्मेशन जब थी वो उस पर ठप्पा लगा दिया. That is annotated. जैसे देखो अभी मैं आई थी जब ना ट्रैवल करके पहली बार कोरोना के बाद, तो मेरे को मेरे कॉलोनी वालों ने सील कर दिया, क्वारंटाइन हो गया. ठीक है, तो उन्हें लगा मैं छुपते छुपाते कॉलोनी में आ गई. इतना मतलब पहले एक वो चीज किया था, लेकिन मैं उनके प्रॉब्लम समझ सकती हूँ. मैं मुंबई से यूपी से ट्रैवल करके आई हूँ, तो उनका बनता है. वैसे सब लोग वहां बहुत अच्छे. तो सिंपली फिर क्या चला, क्वारंटाइन की मोहर बन गई. अब एयरपोर्ट पे ठप्पा लग जाना, क्वारंटाइन, तो 14 दिन के लिए आप सील हो. तो दैट इज एनोटेटेड, वो एनोटेशन. एंड वर असाइंड टू ईच क्रोमोसोम, सबकी इंफॉर्मेशन एनोटेट हो गई. द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम, अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा. द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 was completed only in May 2006. स्टार लगा लेना. 2003 में तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये बोल रहे थे कि कंप्लीट हो गया. तो विदाउट द क्रोमोसोम 1 के सीक्वेंसिंग के ही, मतलब इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस पूरा नहीं किया गया था, लेकिन कहा गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया. इसको ये सबसे ज्यादा टाइम लगा था इसको सीक्वेंसिंग में. सीक्वेंसिंग हो रही है, दिस इज द सीक्वेंसिंग. ठीक है, 2006 तक इसकी सीक्वेंसिंग चलती रही. एंड दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम. ये ध्यान रखना, पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए आपको हमेशा 24 करना पड़ेगा. वन सेट आएगा, वन सेट इज नॉट करेक्ट. वन सेट में सिर्फ 23 होते हैं. ओके, एक इंडिविजुअल के लिए वन सेट इज करेक्ट. ह्यूमन में अगर मेल देखना है तो वन सेट इज ओके, फीमेल देखना है देन वन सेट इज ओके, बट पूरी पॉपुलेशन देखना है तो 22 प्लस एक्स प्लस वाई, दैट्स वाई ये 24. तो ह्यूमन प्रोजेक्ट के स्टडी करने के लिए एटलीस्ट आपको ये 24 ह्यूमन क्रोमोसोम को सीक्वेंस करना होगा, जिसमें सबसे लेट हुआ था क्रोमोसोम 1. इसका मतलब सबसे लार्जर सीक्वेंस कौन सा है? क्रोमोसोम 1. Another challenging task was assigning the genetic and physical map on the genome. आप जो बोल रहे हो इसको असाइन भी तो करना होगा. ATGC ये है, तो आपको छोटे छोटे फ्रेगमेंट का एनोटेशन, असाइनिंग सीक्वेंस, फ्रेगमेंट ऑफ जीन, एक क्रोमोसोम पे कितने जीन प्रेजेंट है, जीन की लोकेशन क्या है, जो आप डिजीज पढ़ते वक्त देख रहे थे ना कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे ये हो रहा है. ठीक है, 21 का ऑटोसोमी है. इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि यू नो कि वहां पे क्या होना चाहिए और क्या आपको मिल रहा है. ठीक है, तो पहले एक इंफॉर्मेशन, उसके बाद छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को आप फाइंड आउट कर रहे हो, जीन के सीक्वेंस को देख रहे हो, जीन के लोकेशन को देख रहे हो. तो इस तरीके से डिटेल चल रहा है. तो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंजिंग टास्क कि उसके जेनेटिक और फिजिकल मैप को आप बताओ कि जीन क्या है और उससे फिजियो उसका फिनोटाइप क्या आने वाला है. ठीक है, जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में तो कहाँ कहाँ पे जीन है, कौन कौन जीन एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तब हो रहा है. तो इस तरीके के जो आप इनहेरिटेंस में एग्जांपल देख रहे थे, उसके लिए जरूरी है कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन पहले आप क्रोमोसोम पे आइडेंटिफाई तो करो कि आई के कलर की इंफॉर्मेशन कहाँ है, हेयर के कलर की इंफॉर्मेशन कहाँ है, आपके हाइट की इंफॉर्मेशन कहाँ है, आपकी स्किन की इंफॉर्मेशन कहाँ है. क्लियर बेटा? आपके डायबिटीज में ग्लूकोज के होने के, बॉडी के नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल की इंफॉर्मेशन कहाँ है. तो ह्यूज इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स. दिस वाज, सुनो ध्यान से, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पता नहीं क्या बात कर रहे हो. दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म, और यही आया था इस साल जो गलत हुआ है आपके कौशिक भैया से. ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड गायब था वहां पे. सिंगल न्यूक्लियोटाइड लिखा था. SNP का फुल फॉर्म होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एंड करेक्ट आंसर इज SNP. पॉलीमॉर्फिज्म गायब था. सिंगल न्यूक्लियोटाइड का कोई फंक्शन ही नहीं है, वो तो मोनोमर यूनिट हो गया. और इतनी सीली मिस्टेक
कॉसिक से एक्सपेक्टेड नहीं था, जो 360 और 360 कंसिडरिंग का रखता है जब, ठीक है। तो ये एक सिंगल गलती उससे हुई, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसमें एसएनपी इज द आंसर, तो तेज पढ़ने में उसने लगा कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म दिखा है और वो आंसर हो जाएगा। ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग उसकी मॉर्फोलॉजी, जीन की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना, जीन के बेसिस पे क्या है पॉलीमॉर्फिज्म है। ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कहाँ कहाँ वो फंक्शन कर रहा है, क्या क्या उसकी रिकॉग्निशन साइट है, सब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, कितनी जगह कट किया है, कितने डीएनए के फ्रेगमेंट बने हैं, ये सब पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है। एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट, यहां से आप मार्क करना, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस शैल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसी पे डेवलप होगी आरएफएलपी टेक्निक, जिससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी। ओके, तो उसको जाने के, अच्छा अभी कंक्लूडिंग पॉइंट है, चलो। साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, एक था कि क्या क्या नीड थी, गोल वो वाला है, तो जब गोल से पूछेगा तो वो वाले ऑप्शंस को ध्यान देखना, करेक्ट इनकरेक्ट में दोनों को मिला देगा और यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट, ठीक है, दैट इज द लेंथी क्वेश्चन। तो दोनों के सेगमेंट को और दोनों की चीजों को कंक्लूजन को समझो आप। Some of the silent feature observation drawn from Human Genome Project are as follows. The human genome contains 3164.7 million base pair. ध्यान रखना बेस पेयर है, ठीक है, बेस करके नंबर को हाफ किया जा सकता है, मिलियन को मत भूल जाना, पता चले मिलियन गायब है, 3164.7 बेस पेयर ठीक कर दी, ठीक है, स्टार लगाओ। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, एवरेज जीन, एक जीन के अंदर, जो मैडम थोड़ा सा छोटा सा लिख के पढ़ाती है ना, ए टी टी जी 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 सी, ऐसा कोई छोटा जीन नहीं होता, ठीक है। एवरेज जीन मतलब कम से कम एक जीन के अंदर जो एवरेज है वो है 3000 बेसिस। ओके बच्चा, बेसिस क्यों लिखा है बताओ, थोड़ा सोचो, बेसिस क्यों लिखा है यहाँ पे, पेयर की बात क्यों नहीं की, बेसिस बेसिस, पेयर क्यों नहीं लिखा। ATGC है, यू आर करेक्ट, बट व्हाई यू आर मेंशन बेसिस, जीन में बेसिस है ऐसा क्यों लिखा है, जीन में बेस पेयर है ऐसा क्यों नहीं लिखा है। जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी आज, तो चलो चॉकलेट क्वेश्चन पूछ। सिंगल लेयर, तुम लोग भी सोच लो थोड़ा। अरे बहुत सारे चॉकलेट देने पड़ जाएंगे, ठीक है पकड़ लिए तुम लोग, मारूंगे, न्यूक्लियोटाइड पेयर में नहीं है तो बेसिस बोल दो। कोडिंग और नॉन कोडिंग जो गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया, एक ही स्ट्रैंड से तो ट्रांसक्रिप्शन होना है ना, टेम्पलेट से, तो बेसिस से ही तो जीन होगा, क्लियर। चलो फातिमा और मृदुला को मिलेगी चॉकलेट। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड, आगे आओ, तो यहाँ से हम लोग 3000 बेसिस, बट साइज इज वेरी ग्रेटली, साइज वेरी कर सकता है, कितना प्यूरिन pyrimidine और किस तरीके से सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है, जीन के कितने बेसेस हैं, इट डिफाइन की जीन की साइज क्या है। विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीइंग, अंडरलाइन करो, बड़ा फेवरेट है, कहा 3000 आप एवरेज बोल रहे थे और कहा डिस्ट्रोफिन में 2.4 मिलियन बेसेस हैं एक जीन के अंदर, 1 मिलियन में 10 लाख, 20 लाख, 24 लाख बेसेस है बेटा, हाँ कर लिया उन्होंने,
अब इसको कोड कर करके देखा, क्या इसको तोड़ने से प्रोटीन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा था। प्रोटीन कब बना? जब पूरे ये सारे सीक्वेंस ऐड हुए होंगे तो प्रोटीन बन के आ गया। प्रोटीन मिल गया हमें सैंपल में, तो हमें पता चल गया कि ये पूरा फ्रेगमेंट जो है दैट इज जीन, इसके पोर्शन में होगा इनिशिएशन, इनिक और टर्मिनेटर, और वहां से ये इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे जा रही है। इज इट क्लियर? तो डिस्ट्रोफिन को मार्क कर लेना, दैट इज द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन। बेटा लिखा हुआ है नोन, जिसका फंक्शन पता है। और अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि देयर इज जीन जिसके फंक्शन अभी तक नहीं पता है, तो नोन को मत भूलना। The total number of gene is estimated at 30,000, much lower than the previous estimated 80,000 to 1,40,000 gene. बताया ये मैंने भी कि जब प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ तो ये एज्यूम किया जा रहा था कि 90,000, 1,40,000 तक जीन मिलेंगे, लेकिन जो मिले वो अप्रोक्सीमेटली 30,000 मिले और 22-20 तक नोन है। ऑलमोस्ट ऑल 99%, देखो मैं नहीं बोल रही थी, एनसीईआरटी भी बोल रहा है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे जो लड़ते हैं, देश परदेश में लड़ते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। हमारे अंदर 99.9 सिमिलरिटी है, इसलिए जिस मुद्दे से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो मुद्दा छूट गया बहुत पीछे, और साइंटिस्ट लोग आ गए थे आगे। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पेपर्स. The functions are unknown for over 50% of the discovered gene. अभी भी कह रहे हैं ये कि unknown है, तो 50% जो लिखा है इसी को आप मान लेना। जो एनसीईआरटी कह रही है वही करेक्ट, हमारे लिए ये गीता बाइबल कुरान है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। अब इसके बहुत कॉन्ट्राडिक्ट मिलेंगे आपको, तो जो ऑप्शन में हो उसको आप करेक्ट कर देना। 98.9, 99, ठीक है, 98 सब है तो 98 कर देना, क्योंकि 2% की बात कर रहे हैं। तो लेस देन 2% से कम, ठीक है, 98 पॉइंट में चले जाना, और जो ऑप्शन इसके नियर बाय दिखता है उसको आप करोगे क्या? नॉन कोडिंग पार्ट। इसमें रिपीटेटिव आ जाएंगे, इसमें जो नॉन कोडिंग सैटेलाइट वाली बात की मैंने उस फ्लो चार्ट में, वो सब यहाँ है। तो सिर्फ लेस देन 2% क्या है? जो प्रोटीन बना, जिसकी वजह से हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म चल रही है। रिपीटेड सीक्वेंस make a very large portion of the human genome. तो नॉन कोडिंग में भी रिपीटेड, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, जैसे किसी की हैबिट होती है ना कि ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट करेगा ही करेगा, ये ऐसा करेगा ही करेगा, तो हमें पता है ना, ये उसके बारे में टेंडेंसी हो जाती है कि इसको कितना समझा लो, इसकी आदत है ये ऐसे ही रिपीट कर। क्लियर? तो दैट इज द रिपीटेड सीक्वेंस। वही रिपीटेड सीक्वेंस मेरे अपने पर्सनल है, एकदम कांस्टेंट है, आपके अपने कांस्टेंट, वो फाइंड आउट करना होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस पे वर्क करेगी कि मेरा वो सीक्वेंस क्या है जो रिपीटेड है, और अगर क्राइम सीन से जो डीएनए मिला है उसका रिपीटेड सीक्वेंस और मेरा रिपीटेड सीक्वेंस मैच कर गया, तो फोरेंसिक वालों को कुछ नहीं पड़ी है, फिर वो रिपोर्ट या तो छुपाई जाती है या तो जलाई जाती है इस देश में। क्लियर? क्लियर? तुमने भी बहुत सुना होगा, अभी यूपी का रेप केस हुआ था, तो रेप हुआ ही नहीं है, ये चल रहा। क्लियर? तो मतलब कुछ भी चलता है। तो हमें ये समझना है कि जब हम टेक्नोलॉजी और बिंग साइंटिस्ट साइंटिफिक अप्रोच से बात करते हैं, तो हमें पता है कि भाई अगर रिपीटेड सीक्वेंस मैच कर गया तो वो दो इंसान का कभी एक हो ही नहीं सकता, उसमें सिमिलैरिटी हो सकती है। ठीक है, सिमिलरिटी कितनी क्लोज जा रही है इसकी वजह से बाप बेटा आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये इसके फादर ये है। ठीक है, तो वो सब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे कंक्लूजन है। तो रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, और वो कांस्टेंट होता है सबका अपना अपना। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। वो ऐसा सीक्वेंस होगा जैसे जस्ट सपोज मैंने बोला, फिर से छोटा सा सीक्वेंस बना लेते हैं, ATTGCTT। अब ये मेरे कहीं 200 400 न्यूक्लियोटाइड, मतलब नाइट्रोजन बेस के बाद ये बार बार आ रहा है, ATTGCTT, इतना छोटा नहीं होता। क्या? तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? मेरा रिपीटेड सीक्वेंस है, ये मुझे एक रेगुलर इंटरवल पे अप्रोक्सीमेटली बार बार दिख रहा है, तो मेरे जंक डीएनए का रिपीटेड सीक्वेंस आ जाएगा। अब इसकी लेंथ डिसाइड करेगी, ये मैक्रो है, मिनी है,
माइक्रो। क्लियर, आएंगे उस पर। तो 1000 टाइम 100 तो 1000 टाइम्स तक भी रिपीट हो सकते हैं। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है, ये उस 2% में नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। बट दे शेड लाइट ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। हम किससे रिलेटेड हैं, कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, तो परसेंटेज ऑफ सिमिलरिटी को देख के हम रिलेशनशिप बिटवीन द इंट्रॉन्स पता करते, रिपीटेड सीक्वेंस पता करते। समझो इसको बेटा, जो प्रोटीन है वो सबके अंदर कॉमन है। देखो कितना भी है, आंख तो सबके पास दो है, इससे ज्यादा आई तो एबनॉर्मेलिटी है। कुछ चीजें फिक्स है, कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फिक्स है। ह्यूमन ह्यूमन इसलिए क्योंकि वो इंफॉर्मेशन, वो एक्सप्रेशन फिक्स है। हाथ दो है, उंगली 5 है, फिंगर्स 5 है, ये सब मॉर्फोलॉजी है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, इससे हम अलग अलग कैसे हो, ये तो कांस्टेंट चल रहा। तो इसी तरीके से लाखों इंफॉर्मेशन तो कांस्टेंट है। लीवर सबके में एक है, किडनी सबके में दो है, एब्नॉर्मलिटी की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। हार्ट सबके में एक है, सबका 4 चैम्बर है। तो दैट इज ऑल द कांस्टेंट इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑल द ह्यूमंस। क्लियर बच्चा। तो डिफरेंसेस से कुछ और डायनामिक्स पता चलती हैं और उसको इवोल्यूशनरी से रिलेट करते हैं। क्रोमोसोम 1 has most genes 2968 and the Y has the fewest gene। ये जीन है, वो एक जीन था बेटा, यहीं पे गलती करते हैं, कशिश भी की थी लास्ट में, ठीक है। ये जीन है, ये नंबर ऑफ जीन है, और वो एक जीन की बात हुई थी डिस्ट्रोफिन के केस में, तो इसमें गलती नहीं करनी है। मोस्ट नंबर ऑफ जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 1 में, और इसको सीक्वेंस होने में 2006 आ गया था। Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences। अब आप मेरा नया इससे जुड़ना इसी तरीके से समझ सकते हो। ये देखो, ये आया है 2006 में, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन मैं हूँ 2002 से लेके 5 वाले बैच की बायोटेक की स्टूडेंट। यू कैन रिलेट कि हम लोग कितने नए बैच। और जब जॉब वॉब के बाद दोबारा इस फील्ड में आई हूँ गेट क्वालिफाइड करके, तो मैं हूँ 2012 में। तो दैट इज द एरा ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। लेकिन ये 20 साल हो गए और अभी इस देश में इमर्जी हो। तो साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस where single base differences present, that is single nucleotide polymorphism। ऐसे भी बहुत सारे बेस पेयर हैं जहां पे सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, एक बेस की वजह से डिफरेंस है। समझो इसको भी, स्टार मार्क कर लेना। Identified about 1.4 million locations, कितनी हो गई है, 14 लाख लोकेशन ऐसे हैं जहां पे सिर्फ आपके, मेरे और सारी दुनिया में क्या है, एक एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, एक। क्लियर, दैट इज एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सारा सीक्वेंस सेम चल रहा है लेकिन एक अंतर आ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं होता सिर्फ अगर एक जाइगोट से स्टडी कर। क्लियर है बेटा, बहुत सारे सैंपल है इसमें, इसको हम कहते हैं स्निप्स। ये भी एमसीक्यू है। occur in humans, this information promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associated sequences and tracing human history। evolution को, disease को, कोई चीज नॉर्मल हुआ तो कैसे हुआ, कोई चीज एबनॉर्मल हुआ तो कैसे हुआ, सारी चीजें सेम थी, कहीं एक है कोई गड़बड़ है। चिंपैंजी से ह्यूमन कैसे बने, ठीक है, बंदर से हम लोग कैसे जुड़े हैं, इन सब के पीछे यही सारे सीक्वेंसेस रोल प्ले कर रहे हैं। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस क्या कह रहे हैं इसके, बहुत सारी बातें मैंने बीच बीच में ही बता दी। ठीक, deriving meaningful knowledge from the DNA sequences will define research through the coming decades, leading to our understanding of biological system। क्योंकि बायोलॉजी सालों से है, ठीक है, अरस्तु जी के टाइम से, और रॉबर्ट हुक ने तो बहुत सारे डेटा फिर आते गए, लुइस पास्चर, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लेकिन वो सब तो गया नहीं था कंप्यूटर के अंदर। तो डेटा तो हमारे पास बहुत है। आप रिसर्च, बहुत सारी चीज जो ऑलरेडी नोन है उसको कंप्यूटराइज कन्वर्ट कर सकते हो आज के डेट में। दिस इज अ डिफरेंट एरिया ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स कि ऑलरेडी काम किया हुआ है उसको आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स
वैलिडेशन करो, उल्टा होता है, इसकी वैल्यू नहीं है। जो नोन है उसके ऊपर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स अप्रोच लगा के सिर्फ खेल रहे हो, इसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च में बहुत लोअर माना जाए, ठीक है, कि वो तो नोन था। तो सीक्वेंस क्या है, आप कंप्यूटर से प्रिडिक्ट करो और वेट लैब में रियल लाइफ में उसको प्रूव करो, दैट इज द वैलिडेशन, इसका वेटेज होता है। दिस एनॉर्मस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, एंड क्रिएटिविटी ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वेरिड डिसिप्लिन इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वर्ल्ड वाइड। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा ग्रुप में काम करना चाहिए, ग्रुप में स्टडी करो, ग्रुप में रिसर्च करो, जितना दिमाग वहां लगेगा, जितने अच्छे अच्छे ब्रेन इन्वॉल्व होंगे, उतनी अच्छे रिजल्ट आते हैं। लड़ाई नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, छोटे लेवल से लेके और बड़े लेवल पे अगर आप ग्रुप में हो तो उसमें डिस्प्यूट जितना कम हो उतना अच्छा। क्लियर? तो इसको आप देख सकते हो, जब भी मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के आपको रिसर्च पेपर, अब हम कभी तुम लोगों को फुर्सत में बताएंगे, तो पेपर देखोगे तो उसके ऊपर लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट लिखा रहेगा, उनकी स्पेशलाइजेशन पे जाओगे तो कोई फिजिक्स का है, कोई मैथ्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई कंप्यूटर का है, कोई बायो का है, कोई जूलॉजी का है, कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग का है। तो जब ऐसे साइंटिस्ट मिलते हैं तब जाके कुछ अच्छा निकलता है, क्योंकि ये सब क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज, एक चीज से नहीं हो सकती अच्छी रिसर्च। तो वही लिखा है यहाँ पे कि दिस रिक्वायर्ड कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट मिले और वो सोचे, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इन पे मैथमेटिकल मॉडलिंग बनती है, पहले पहले मैथमेटिकली प्रूव करते हैं तब बायो बायो आता है। बायो मैथमेटिक्स एक ब्रांच होती है पूरी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, तब जाके होता है। One of the greatest impact of having the HG sequence, human genome sequence, well be enabling a radically a new approach to biological research. बहुत सारी अप्रोच ओपन हो गई, अब इंफॉर्मेशन है वही कि आपके घर के अंदर लाइट गई तो आप जा सकते हो, लेकिन आप एक हवेली के अंदर एक अननोन जगह पे आपको छोड़ दिया गया तो आप गुम जाओगे, तो एक इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी सेव हो गई। तो अब आप कुछ भी रिसर्च करना है तो आप उस पर कर सकते हो। इन द पास्ट रिसर्चर स्टडीड वन और फ्यू जीन्स एट अ टाइम। सिंपल सी हिस्ट्री आप देखो ना, मेंडल ने जब स्टडी किया उसके बाद वो खत्म हो गए, कोई सुना नहीं, फिर दोबारा रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म हुई, फिर बैटसन लोग आए, फिर मॉर्गन आए, तो इसको करने करने में दसों साल लग रहे थे। अगर वो प्रोसेस चलता तो आज कोरोना समेट देता पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, और वैक्सीन आता नहीं। जिस वैक्सीन को डिजाइन करने में इतना कम टाइम लगा उसको लोगों को लेने में दिक्कत है, एक अलग प्रॉब्लम। अवेयरनेस फैलाओ कि भाई वैक्सीन लगवा लो तो तुम सेफ रहो, किसी एक में रिएक्शन हो गया, वो तो ह्यूमन है बेटा, लिविंग सिस्टम है सर, किसका कहाँ क्या रिएक्शन कर रहा है वो नोन नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रोबेबिलिटी पे वर्क करो। तो वैक्सीन वगैरह जो डिजाइनिंग हुआ उसके पीछे भी ये सब टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। विद होल जीनोम सीक्वेंसेस एंड न्यू हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी, दिस इज अगेन टेक्नोलॉजी है, कोई टर्म नहीं देखना है बेटा, हाई HTT, हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी, मतलब हम कंप्यूटेशनल अप्रोच यूज करके, डेटा को यूज करके हम प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं। तो जो चीजें करने में 15-20 साल लग रहा था उसको हो सकता है कि एक वीक में ही कंप्यूटर करके आपको सारे कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, और अब आपके हाथ में ऐसे 15 तरीके की आ गई है कि वैक्सीन इस तरीके की बनाओगे तो आप वर्क करेंगे। तो इन 15 को तो आप डिजाइन कर लो ना, और उसके बाद उनको ट्रायल पे डाल दो, तो इट बिकम इजी टू डिजाइन। ये तो मैं एक अप्रोच बता रही हूँ। वी कैन अप्रोच क्वेश्चन सिस्टमैटिकली एंड ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल। ऐसे बहुत सारी चीजें, आप इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात कर लो, कई सारी चीजें, वाटर को प्यूरिफाई करने की बात करो, हर जगह ये सब टेक्नोलॉजी अब फास्टर, ठीक है, फास्टर रिजल्ट दे रही है। They can study all the genes in a genome, for example, all the transcripts in a particular tissue or organ or tumor, or how tens of thousands of genes and proteins work together in interconnected network to orchestrate the chemistry of life. Orchestra समझते हो? पूरा मिक्स होता है ना, कोई बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तो दैट इज अ इंटरेक्शन, और तब जाके आपको एक बड़ा अच्छी सी साउंड मिल, ठीक है। लेकिन उसके पीछे मेहनत लग रही है, कई लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर वो सब घर से लड़ लड़ के आके वहां पे बैठ जाए तो हो गया आपके शाम।
ठीक है, तो इंटरेक्शन इज ऑलवेज देयर, जो लिविंग वर्ड के इंट्रोडक्शन में आपने सुना था, इसी को बोलते हैं सिस्टम बायोलॉजी। दैट इज सिस्टम बायोलॉजी। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के भी ऊपर है थोड़ा, जहाँ पे आप इंटरेक्शन को स्टडी करते हो। तो मेरा जो पोर्शन है पीएचडी वाला वो आता है सिस्टम बायोलॉजी, जिसमें मैंने स्टडी किया प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन एंड जीन प्रोटीन इंटरेक्शन, जीन प्रोटीन इंटरेक्शन। तो दैट इज द इंटरेक्शन। आप इंटरेक्शन की स्टडी करोगे तो आपको आउटपुट पता चलेगा। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे है सर। अब इसके लिए सिंपली एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछती हूँ, अगर सैंपल है, डीएनए लेना है, तो ब्लड की किस सेल से डीएनए मिलेगा? ब्लड में किस सेल को लें जिससे डीएनए मिलेगा? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। कितने बोल रहे हो आरबीसी? रेज योर हैंड। आरबीसी वाले हाथ खड़ा कर दो और सब क्लास से निकल जाओ। आरबीसी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ना, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं उसके पास तुम डीएनए निकालते। तुम लोग मतलब अल्टीमेट हो। और प्लेटलेट से क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लेटलेट टूटे हुए होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स फ्रैगमेंट है, मेगा कैरियोट्स वहां पे टूटते हैं और उसके बाद प्लेटलेट्स बनते हैं। तो बच्चा क्या? डब्ल्यूबीसी। पहले ही मूड खराब। आरबीसी। तो एक यहाँ पे रिपोर्ट है बेटा, क्रोमोसोम सीक्वेंसिंग और एनालिसिस किए हुए, जिसमें आप बस कुछ इसको पढ़ना वढ़ना नहीं है, जस्ट कुछ डाइट लिखा है, कुछ विटामिन लिखा है, कुछ विटामिन के इम्पैक्ट लिखे हैं, इसको कितना लेना है, उसके मैक्सिमम लेगा तो क्या इफेक्ट होगा, जीन कौन सा है जो इस पे वर्क कर रहा है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आ जाती है जब आप उसकी क्रोमोसोमल प्रोफाइलिंग करते हो। ठीक है, रिस्क प्रोफाइल, उसको किस किस चीज का रिस्क है, तो एवरेज रिस्क, मॉडरेट रिस्क, इस तरीके का उसका लाइफ हिस्ट्री का आ जाता है कि उसको क्या क्या है। ड्रग, किस ड्रग का एलर्जिक है, तो ये ड्रग जैसे आया, ये क्वेश्चन है टिपिकल रिस्क। ठीक है, एंजाइनल अटैक का रिस्क आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ये ड्रग नहीं देनी है इस पर्सन को, ये होगी उसकी क्रोमोसोमल प्रोफाइलिंग, ये दे सकते हैं, रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड। तो इस तरीके से डेटा आ जाता है। और इसी को आप फ्यूचर देखो, तो जो मैंने असेंबल होने का बात किया, गए भाई डॉक्टर के पास, बोले कि हमें बेटी चाहिए। बेटी कैसी चाहिए? रानी लक्ष्मीबाई जैसी चाहिए, दीपिका पादुकोण जैसी भी चाहिए, और इंदिरा गांधी भी चाहिए। सबके जीन को आप मिक्स कर दो और जब वो जो बेटी निकलेगी वो हमारी भगवान का निकलेगी। तो दिस इज कॉल्ड कि आपके अंदर एक भूख आ गई है कि आप कितना इसको यूज करो और कितना ज्यादा सुपीरियर बन जाओ। तो टेक्नोलॉजी को यूज करने का एक लिमिट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट ऐसे है कि बढ़ती जा रही है। काम अबाउट अ न्यू फॉर फ्यूचर मेडिसिन। फ्यूचर मेडिसिन तक तो ठीक है, इलाज कर लो, लेकिन एकदम ही कुछ भी बनाने पे आ जाओगे तो फिर ये निगेटिव हो जाएगा। और कोरोना आपका इसी सब का खामियाजा था, जो इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस हो रहा है। और इस तरीके से जल्दी जल्दी डॉक्टर बनो, इसलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कोरोना आने वाले हैं। हम लोग का जो रिसर्च एसोसिएशन है उसमें प्रिडिक्टेड है कि अब वायरल डिजीज प्रियॉन्स आ गए तो बहुत खतरा है। सबसे ज्यादा प्रियॉन्स का है। प्रियॉन्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कुछ याद है? पढ़ाया वढ़ाया है? ठीक है, तो प्रियॉन्स जो ग्लेशियर से रिलीज हो रहे हैं वो आ जाएंगे जब, तो बहुत सारी न्यूरल डिजीज आने वाली। टाइम लगेगा, तुम लोग तब तक चले जाओ। ठीक है, तो दैट इज की वायरल डिजीज, प्रियॉन्स, इन सब चीजों को हमने छेड़ा है। एक तो हम उनको बायोलॉजिकल क्लासिफाई नहीं कर रहे, समझते ही नहीं है कुछ, तो वो हमें टाइम टाइम बताने आएंगे कि क्या हो रहा है। पहले जो महामारी या पैंडेमिक डिजीज का पैटर्न है दैट इज अंडर द 100 years गैप में आ रहा है, लेकिन अभी ये फ्रिक्वेंट दिखेगा, तुम्हारे सामने ही दिखने लगेगी, वायरल आ जाएंगे तुम्हारे सामने बहुत सारे। तो लास्ट टॉपिक रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कल इस चैप्टर का एंड होगा। इट इज रिक्वेस्टेड कि आप इसको पूरा खत्म करें। आपका जो वहां पे टेस्ट होने वाला है उसके अकॉर्डिंग भी आप सब्जेक्टिव लिखने की प्रैक्टिस करें। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं आपको क्वेश्चन के आंसर दें तो उसके आंसर दे दूं और आप उसको पढ़ें, रटें, लिखें, तो ठीक है, वो भी बोलना पड़ेगा कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व करा है। और अगर आपसे वो अच्छे से हुआ है, जैसे क्या क्या वो डाइजेस्ट वगैरह और क्या क्या रहती है, और उससे आपको सोल्यूशन हो गया है, तो प्लीज आप अदर स्टूडेंट्स को भी वो प्रोवाइड करें।